सीख लो आप सर, है ना। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, सभी सभी को गुड इवनिंग। और आपका सभी का क्लासेस में स्वागत है। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं इनको सभी को गुड इवनिंग। प्रमीला गुड इवनिंग, रेखा गुड इवनिंग, मोहन सैन गुड इवनिंग, और आपको सभी को गुड इवनिंग। मैडम ये गेट बंद कर दीजिए। चलिए आज अपने क्लास की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे जो हमने फ्री एजुकेशन के लिए बनाया है, और इसका नाम है दो भाई फ्री पढ़ाई। तो आप सब लोगों का इसमें स्वागत है। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन बैठे बच्चों से मैं पूछना चाहूँगा, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ में, वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप बताइए। ऑनलाइन बैठे बच्चे ज़रा मुझे बताइए कमेंट में, क्या आप सभी को आवाज़ और जो वीडियो की जो क्वालिटी है क्या वो ठीक दिखाई दे रही है? चलिए स्टूडेंट्स, अब अपनी क्लास की करते हैं शुरुआत। और आज की शुरुआत में जैसा कि आपको पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मई 2022 की जो समसामयिकी है उससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। तो आज सबसे पहला जो प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। आज सबसे पहला जो प्रश्न हम देखने जा रहे हैं, इसरो ने वीनस जो प्लेनेट है उसमें अपना एक सैटेलाइट भेजने का डिसीजन लिया है। इसरो द्वारा वीनस पे एक अपना सैटेलाइट भेजा जाएगा। आप मुझे बताएंगे इसरो द्वारा वीनस पे अपना जो सैटेलाइट भेजा जाएगा वो कौन से वर्ष भेजा जाएगा? 2024 में भेजा जाएगा। 2024 दिसंबर में इसरो अपना एक उपग्रह किस पर भेजेगा? वीनस पर भेजेगा। वीनस को कहते हैं शुक्र ग्रह। आपको शुक्र के बारे में जानकारी होगी। शुक्र ग्रह जो है इसे कहते हैं पृथ्वी की बहन कहते हैं, और ये डॉग स्टार भी इसको कहते हैं, सांझ का तारा भी इसको कहते हैं। ये ग्रह कौन सा है? वीनस ग्रह है। शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा इसरो के द्वारा 2024 में अपना एक उपग्रह। चलो इसरो के बारे में जरा फटाफट जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आप मुझे बताइए इंडिया में एक एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इन स्पेस। इंडिया में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम इन स्पेस है। आप मुझे बताएंगे इन स्पेस का हेड ऑफिस कहां पर है? अहमदाबाद में। इससे पहले इसका हेड ऑफिस कहां होता था? दिल्ली में होता था। अभी पिछले महीने में मोदी जी ने इस डिपार्टमेंट को अहमदाबाद में स्थापित किया है। क्या इस बारे में आप जानते हो? क्या इसके बारे में आप जानते हो अहमदाबाद में किस स्थान पर इसको स्थापित किया गया है? आइए देखते हैं हम। हाल ही में इन स्पेस को अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी, इन स्पेस जो भारत के स्पेस रिसर्च का रेगुलेटर है, और इसका हेड ऑफिस जो है अभी नया स्थापित किया गया है अहमदाबाद में। आप देख सकते हैं इन स्पेस का हेडक्वार्टर, और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इन स्पेस का नया हेडक्वार्टर की नींव रखी है। वो किस स्थान पर रखी है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद के पास एक गांव है, उसमें आप देख सकते हैं ये समारोह हो रहा है, और इसके अंदर जो है, और अहमदाबाद के पास में कौन सी जगह है जहां पर इसका किया गया है? वो जगह है अहमदाबाद के पास में बोपल जगह है, बोपल नामक स्थान है, वहां पर इन स्पेस बनाया गया है। अब जानते हैं कि इन स्पेस क्या होता है। इन स्पेस भारत में स्पेस रिसर्च का एक रेगुलेटर है। ये नियम बनाता है स्पेस पर। पहले भारत में अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली जो कंपनी है वो सिर्फ इसरो हुआ करती थी। पहले भारत में सिर्फ इसरो, जो भारत की सरकारी कंपनी है, वही स्पेस रिसर्च का कार्य करती थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की फुल फॉर्म आपको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत की सरकारी स्पेस एजेंसी है। इसरो भारत की कौन सी एजेंसी? सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत की सरकारी स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। और आपको ये पता होगा पिछले साल 11 अक्टूबर 2021 को, लास्ट ईयर 11 अक्टूबर 2021 को इस्पा की स्थापना भी की गई। इस्पा की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस एसोसिएशन।
ISPA भारत की ये 11 अक्टूबर 2021 को बनाई है संस्था। ये भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसियों का एक एसोसिएशन है। ये भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसियां जो हैं, इंडिया की प्राइवेट स्पेस एजेंसियां जो हैं, उनका एसोसिएशन है। इसे कहते हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन कहते हैं। और ये भारत की सरकारी स्पेस एजेंसी है, इसरो है। ये दोनों के दोनों ISPA के अंडर में आते हैं। ये दोनों के दोनों किसके अंडर में आते हैं? ISPA के अंडर में आते हैं। आप मुझे ये बताएंगे, ये इन स्पेस के अंडर में आते हैं। ISPA भी इन स्पेस के अंडर में आता है और इसरो भी इन स्पेस के अंडर में आता है। आप मुझे दोबारा बताएंगे, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने, अभी मैंने आपको ये न्यूज़ दिखाई थी, आप इस न्यूज़ को देखिए। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इन स्पेस का जून में ही हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है जून महीने में ही, 10 जून की न्यूज़ है, 10 जून 2022 को ये मोदी जी ने उद्घाटन किया है। तो इन स्पेस का नया हेडक्वार्टर किस स्थान पर बनाया है? गुजरात में बनाया है। अब अपने ये बात करें, आप मुझे बताएंगे, फटाफट मुझे बताएंगे, इन स्पेस का चेयरमैन कौन है? आप मुझे बताएंगे इन स्पेस का भारत में चेयरमैन कौन है? इन स्पेस के चेयरमैन का नाम है पवन कुमार गोयनका। इन स्पेस के चेयरमैन का नाम है पवन कुमार गोयनका। ये भारत में स्पेस के रेगुलेटर हैं। अंतरिक्ष में जो भी नई रिसर्च होंगी उसके ये नियम बनाएंगे, ये रेगुलेटर हैं। इसके चेयरमैन कौन है? पवन कुमार गोयनका। और इसरो के चेयरमैन का नाम बताएंगे। इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है? एस सोमनाथ है। अभी इसरो के नए चेयरमैन बने हैं, उनका नाम है एस सोमनाथ है। ये इसरो के चेयरमैन हैं। और आप मुझे बताएंगे ISPA के चेयरमैन कौन है? ISPA के चेयरमैन है जयंत पाटिल हैं। ISPA के चेयरमैन का नाम है जयंत पाटिल। ISPA के चेयरमैन कौन है? जयंत पाटिल है। आप देख सकते हैं भारत में स्पेस रिसर्च के लिए एक इसरो है और एक ISPA है। ISPA एक प्राइवेट एसोसिएशन है जिसमें एयरटेल है, वनवेब है, LNT है, गोदरेज है, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत में स्पेस रिसर्च में कार्य करती है। वो सारी ISPA के अंडर में आती है। और भारत की सरकारी स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। इसरो के बारे में कभी आपको डिटेल में आगे बताया जाएगा। आप मुझे चलो इसरो से संबंधित कुछ बातें बता दीजिए। मैं आपको इसरो से संबंधित कुछ बातें पूछ लेता हूं। आप मुझे बताएंगे इसरो की स्थापना तो आपने मुझे बता दी। इसरो का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का सबसे पहला सैटेलाइट बताइए कौन सा था? इसरो द्वारा बनाया गया सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा था? सबसे पहला सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में भेजा, अभी आपने देखा वीनस को दिसंबर 2024 में भेजा जाएगा। इसरो का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट था, जो 1975 में बनाया था। इसरो का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था, 1975 में बनाया था। आप मुझे बताएंगे इसरो ने, आप मुझे बताएंगे सौर मंडल में कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों तरफ कितने प्लैनेट हैं जो चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों तरफ कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों तरफ कितने कितने प्लैनेट हैं जो जो चक्कर लगाते हैं? 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। आपने देखा होगा सूर्य से दूरी के क्रम में बात करें, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ये 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अभी आप मुझे बताएंगे इसरो ने मंगल ग्रह पर कौन से वर्ष में मंगलयान भेजा था? इसरो ने मंगल ग्रह पर मंगलयान यानी कि मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मोम की फुल फॉर्म होती है मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन आप मुझे बताएंगे कौन से वर्ष भेजा था? क्या कोई बता सकता है? ऑनलाइन क्लास में बैठे बच्चे बताइए। ये वैसे मंगल ग्रह मंगलयान 5 नवंबर 2013 को यहां से पृथ्वी से भेजा गया था और ये मंगल के कक्ष में पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। तो हम बात करें तो मंगल ग्रह पर मंगलयान कौन सी डेट को पहुंचा था? 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। तो ये मंगल ग्रह पर, और किसी ग्रह पे इसरो ने आज तक अपना यान नहीं भेजा। इसरो ने अपना यान आज तक किसी और ग्रह पे नहीं भेजा, सिर्फ इसी पे भेजा है। तो आपने देखा मंगल पर ये भेजा। आप मुझे ये बताइए, इसरो का एक मिशन है सूर्य का अध्ययन करने के लिए। इसरो द्वारा एक
उपग्रह भेजा जा रहा है, उसका नाम बताइए क्या है? इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन, इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए, सूर्य के रिसर्च करने के लिए कौन सा सैटेलाइट भेजा जा रहा है? उसका नाम है आदित्य L1। उसका नाम क्या है? आदित्य L1। ये सारे के सारे हम इंग्लिश में भी अभी इनको सबको देख लेंगे। आदित्य L1 ये सूर्य पर भेजा जा रहा, सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो क्या भेज रहा है? आदित्य L1। आदित्य L1, आइए इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया मार्स ऑर्बिटर मिशन, आप देख सकते हैं ये आ गया है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम मंगलयान भी कहते हैं। ये है मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान भी इसको कहते हैं। और मैंने आपको बताया ये मिशन जो है कौन सी डेट को यहाँ से लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013। आप देख सकते हैं 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 से इसको भेजा गया था। और इसकी मंगल के पर पहुंचने की डेट क्या थी? ये लिखा है ऑर्बिटर में, ये पहुंच गया था 24 सितंबर 2014 को। तो मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल पे पहुंच गया। और ये रवाना कौन सी डेट को हुआ था? 5 नवंबर 2013। 5 नवंबर 2013 को चला था। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे थे? वीनस की बात कर रहे थे। चलो मुझे फटाफट और चीजें बताइए, रिपीट करता हूं मैं आपसे। दुनिया की कुछ स्पेस एजेंसियों के नाम बताइए। देखते हैं, सबसे पहले दुनिया की कुछ सरकारी स्पेस एजेंसीज के नाम आप मुझे बताएंगे। आप मुझे बताएंगे अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम बताना, आप मुझे रशियन स्पेस एजेंसी का नाम बताना, आप मुझे यूरोप की स्पेस एजेंसी का नाम बताना, आप मुझे जापान की स्पेस एजेंसी का नाम बताना, आप मुझे कनाडा की स्पेस एजेंसी का नाम बताओ, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम बताओ, सरकारी स्पेस एजेंसियों के नाम। शुरू करते हैं यहां से हम। आप मुझे बताएंगे अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा। रशियन स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकोस्मोस। रशियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रोसकोस्मोस। यूरोप की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA। और ये देश है कनाडा, इसकी स्पेस एजेंसी का नाम है CSA, कनाडियन स्पेस एजेंसी। और चाइना की है CNSA, ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। ये दुनिया की कुछ स्पेस, सब बच्चों ने, नीतू ने, नीलम ने, कविता ने, मोनिका ने, इन सब बच्चों ने सही जवाब दिए हैं। ये दुनिया की कुछ स्पेस एजेंसियों के नाम है। अब मैं इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएंगे। कुछ मिशन देख लेते हैं। अभी अमेरिका ने, नासा ने सूर्य पर, सूर्य के कोरोना, सूर्य का कोरोना, ये क्या होता है? सूर्य का कोरोना, सूर्य का जो एटमॉस्फेयर है, सूर्य के चारों तरफ जो वातावरण है, उसे क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। इसमें पहुंचने वाला सबसे पहला उपग्रह बताइए जो नासा का है और पहली बार उसने सूर्य को टच किया है, सूर्य की कोरोना को टच किया है, सूर्य के एटमॉस्फेयर को टच किया है। क्या मुझे बता सकते हैं उसका नाम? ऑनलाइन बैठे बच्चे बताइए। सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिनको आप इसे ज्यादा से लोगों से शेयर कर दीजिए। बताइए, उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब है। उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। उसका नाम क्या है? पार्कर सोलर प्रोब है। इसने सूर्य की कोरोना को टच किया है। आइए देखते हैं, पार्कर सोलर प्रोब टच सन कोरोना। आप देख सकते हैं ये न्यूज आ गई आपके सामने। क्या न्यूज लिखा है? ऐसा पहली बार हुआ है कि सूर्य के एटमॉस्फेयर को पहली बार नासा ने, आप देख सकते हैं, नासा एंटर सोलर एटमॉस्फेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, ब्रिंगिंग न्यू डिस्कवरीज। और आप देख सकते हैं सूर्य के जो एटमॉस्फेयर को क्या कहा जाता है? द कोरोना। सूर्य का जो वातावरण है, जो सूर्य का एटमॉस्फेयर है, जो सोलर का एटमॉस्फेयर होता है, उससे क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। और इस पे पहुंचने वाला सबसे पहला जो है उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। आगे समझ में? और आपको एक बात और बता दूं, पार्कर सोलर प्रोब जो है एक जीवित व्यक्ति के नाम पे नाम रखा है। ये एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर थे, उनके नाम पे अमेरिका ने इस अपने सैटेलाइट का नाम रखा। और नासा के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने किसी जीवित व्यक्ति के नाम पे इस अपने उपग्रह का नाम रखा। और अभी 2022 में ये व्यक्ति एक्सपायर भी हो गया है।
ये व्यक्ति अभी एक्सपायर हो गया है, तो इस व्यक्ति का नाम बताएंगे मुझे, क्या है? पार्कर तो है, नाम बताइए पूरा। क्या कोई बता सकता है ऑनलाइन क्लास में? इस व्यक्ति का नाम बताइए जिसके नाम पे पार्कर सोलर प्रोब का नाम रखा गया है। पार्कर सोलर प्रोब, ये सबसे पहला जवाब आया, नमन का जवाब आया है, शाबाश। इग्यूइन न्यूमैन पार्कर ये व्यक्ति हैं जिसके नाम पे इस मिशन का नाम रखा गया था। ये एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इनके नाम पे सूर्य का अध्ययन करने वाले उसका नाम, और ये अभी 2022 में एक्सपायर हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है यूजीन पार्कर। यूजीन पार्कर का संबंध किससे है? ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के उस मिशन से संबंधित है जो सूर्य पर भेजा है, उन्होंने सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा है। तो इसका नाम के यूजीन पार्कर, आप देख सकते हैं ये अभी एक्सपायर हुए हैं, ये लेटेस्ट न्यूज़ है, ये मार्च 2022 में अभी एक्सपायर हुए हैं। इनकी मृत्यु अभी मार्च 2022 में हुई है। इनकी मृत्यु कब हुई है? मार्च 2। इनकी मृत्यु की डेट मत लिखो, ऐसे नहीं आता पेपर में, ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन। और आपने देखा कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम पे नासा ने पहली बार किसी अपने उपग्रह का नाम रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या मैंने आपको यूजीन पार्कर का नाम बताया? आगे बढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद आगे देखेंगे कुछ जुड़ी कुछ बातें नासा से जुड़ी हुई। नासा ने सबसे पहले चांद पे मनुष्य को भेजा था। नासा ने 20 जुलाई 1969 को नासा ने चांद पर 3 लोगों को भेजा था। मिशन का नाम था अपोलो 11। आप मुझे बता सकते हैं अपोलो 11 में 3 लोग गए थे। चांद पे जाने वाला सबसे पहला आदमी कौन सा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मैंने एक क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन निकाल दिया आपको। क्वेश्चन एक ही था कि इसरो अपना 2024 में एक सैटेलाइट कहाँ भेजने वाला है? वीनस पे। मैंने आपको मंगल ग्रह भी बता दिया, मैंने आपको नासा से जुड़ी हुई कुछ बातें भी बता दी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे जाने वाला पहला आदमी था। दूसरे व्यक्ति का नाम था एडविन एल्ड्रिन था। दूसरे व्यक्ति का नाम था एडविन एल्ड्रिन। दूसरे व्यक्ति का नाम था एडविन एल्ड्रिन और तीसरे व्यक्ति का नाम था माइकल कॉलिंस। ये 3 व्यक्ति, आप इसको हिंदी मीडियम बच्चे अभी हिंदी में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ये 3 व्यक्ति हमने देखा जो अपोलो 11 से अंतरिक्ष में गए थे। हम गूगल में जाके लिखते हैं अपोलो 11। मैंने गूगल में लिखा अपोलो 11, आपके सामने ये अपोलो 11 आ गया है। और ये अपोलो 11 के 3 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम भी आ चुके हैं। ये 3 अंतरिक्ष यात्री जो मैंने आपको नाम बताए वो 3 रहे, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस एंड एडविन एल्ड्रिन। इसमें चांद पे सबसे पहला पैर नील आर्मस्ट्रॉन्ग का आया था, इसीलिए चांद पे जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग बुलाते हैं। और दूसरे व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन थे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं रोकते हैं हम। और ये हमने देखा अपोलो 11 के बारे में। वापस आते हैं यहाँ पे। अब इन और एजेंसियों से जुड़ी हुई कुछ बातें बताएंगे। दुनिया में ये जो 5 एजेंसियां हैं, ये टॉप जो 5 एजेंसीज हैं, अमेरिका की, रशिया की, यूरोप की, जापान की, कनाडा की, इन एजेंसियों ने आईएसएस बनाया है। अंतरिक्ष में क्या बना रखा है? आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कौन से वर्ष बनाया था? आप मुझे बताएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन से वर्ष बनाया था? ऑनलाइन बैठे बच्चे बताएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन से वर्ष बना था? 1997 या 1998? चलो 2 ऑप्शन देता हूं, 98 या 97, फटाफट बताएंगे। आईएसएस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इन 5 एजेंसियों ने बनाया है, मिलके बनाया है। और यहां बैठे बच्चे बताइए 1998। और अभी आईएसएस को क्या किया जा रहा है? समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि आईएसएस क्या हो चुका है? पुराना होता है, हर चीज के अंदर डेप्रिसिएशन होता है, हर चीज की एक लाइफ होती है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ऊपर अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन बनाया है अंतरिक्ष यात्रियों के रुकने के लिए, उसे कौन से वर्ष तक समाप्त किया चला जाए? समाप्त करेंगे 2031 तक। तो आप मुझे बताएंगे आईएसएस को कौन से वर्ष में विदाई दे दी जाएगी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा? 2031 में। और इसे अंतरिक्ष से उतार कर प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में भेजा जाएगा और वहां से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। आईएसएस 2031 डिस्ट्रॉय बाय नासा। नासा इसे क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। पहली न्यूज आप देख सकते हैं, नासा प्लान टू डिस्ट्रॉय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बट हियर आर रिस्क इन्वॉल्व्ड। ये 1998 में किया गया था और
पैसिफिक ओशन में, आप लिखा है यहाँ पे, किस में इसको उतारा जाएगा? पैसिफिक ओशन में उतारा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे बताएंगे, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। थोड़ा स्लाइड में बहुत ज्यादा होगी डिटेल इस स्लाइड में, अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड आती है, भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? नया चेयरमैन किसे बनाया गया? आपको ये पता, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। भारत में शेयर बाजार दो प्रकार के होते हैं। देखो, इसरो के बारे में कितना मर्जी कुछ बताओ, सब एजेंसीज के बारे में हर चीज अपने बता सकते हैं। अभी चाइना जो है वो भी मून पे रिसर्च कर रहा है, भारत भी चंद्रयान 3 भेजने वाला है, अगस्त 2022 में भेजेगा। ऐसे क्वेश्चन आगे आ जाएंगे। ठीक है, अभी ज्यादा इसमें डिटेल नहीं बता सकता मैं आपको, क्योंकि हमारी क्लास की एक लिमिट है। शेयर बाजारों के बारे में हम बात करें, भारत में दो बड़े शेयर बाजार हैं, एक बीएससी है और एक एनएससी है। बीएससी की फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये भारत, और ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंग्लिश में लिख देता हूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत के दो बड़े शेयर बाजार हैं। अब आप मुझे फटाफट बताइए, इनके इंडेक्स के नाम बताइए, इनके इंडेक्स के नाम बताइए। बीएससी का इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स है। बीएससी के इंडेक्स को क्या कहा जाता है? सेंसेक्स कहा जाता है। और एनएससी का इंडेक्स क्या होता है? निफ्टी होता है। एनएससी के इंडेक्स को क्या कहा जाता है? निफ्टी कहा जाता है। एनएससी का इंडेक्स क्या है? निफ्टी है। आप मुझे बताएंगे बीएससी में कितनी कंपनियां होती हैं? ये सेंसेक्स जो है कितनी कंपनियों का होता है? 30 कंपनियों का। ये सेंसेक्स जो है ये कितनी कंपनियों का है? 30 कंपनियों का है। इसके बेस में 30 कंपनियां हैं, और निफ्टी में 50 कंपनियां हैं। निफ्टी 50 भी कह देते हैं, इसीलिए इसलिए क्या कहा जाता है? निफ्टी 50 कहा जाता है। बीएससी के सूचकांक का नाम है सेंसेक्स है, और इसमें 30 कंपनियां हैं। एनएससी निफ्टी है, और इसमें बेस में कितनी कंपनियां हैं? 50 कंपनियां, टॉप 50 कंपनियां हैं। अब अपनी बात करें, आप मुझे बताएंगे भारत में शेयर बाजार, इनके ऊपर कौन सी संस्था है? शेयर बाजारों का रेगुलेटर कौन है? शेयर बाजारों के ऊपर रेगुलेटर होता है सेबी, होता है सेबी। शेयर बाजारों पर नियम कौन बनाता है? सेबी बनाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसरो और इस्पा पे कौन है? इन स्पेस है। जैसे सारे बैंकों पर आरबीआई है, सारी बीमा कंपनियों पर आईआरडीएआई है, सारी मोबाइल कंपनियों पर, इंटरनेट पर ट्राई है, हर चीज का रेगुलेटर है। तो वैसे ही भारत के शेयर बाजारों का रेगुलेटर कौन है? सेबी है। आप मुझे फटाफट बताना है, ये तीनों के तीनों मुंबई में है। सेबी भी मुंबई में, बीएससी भी मुंबई में, एनएससी भी मुंबई में। अब मुझे आपने बताना है इनके चेयरमैन के नाम। सेबी का चेयरमैन है माधवीपुरी बुच है, माधवीपुरी बुच अभी बनी है सेबी की चेयरपर्सन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 2022 में मार्च महीने में सेबी की नई चेयरपर्सन बनी है, माधवीपुरी बुच बनी है। सेबी की चेयरपर्सन कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है। आप मुझे बताएंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन कौन बना है? एस एस मुंदड़ा। कौन बने हैं? एस एस मुंदड़ा। आपको मैं बता दूं, एस एस मुंदड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा से भी संबंधित थे, और मुझे याद है आज से करीब 8-9 साल पहले ये रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी थे। एस एस मुंदड़ा ये रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी थे। आज ये किस डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को संभाल रहे हैं। किसको संभाल रहे हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को संभाल रहे हैं। आगे हम देखेंगे एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। क्या नाम है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये कोई दिक्कत तो नहीं आ रही लिखने में, देखने में? थोड़ा सा इसको अलग बना देते हैं। ये माधवीपुरी बुच के बारे में बताया मैंने आपको। माधवीपुरी बुच किससे संबंधित है? सेबी से संबंधित है। एस एस मुंदड़ा बीएससी से संबंधित है, और एनएससी से संबंधित कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो मैंने आपको शेयर बाजार का टॉपिक क्लियर कर दिया।
एक क्वेश्चन आया था शेयर बाजार का, उसका बेस सारा बता दिया मैंने आपको। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड में ब्याज दर निर्धारण करने वाली समिति में एक भारतीय मेंबर को, भारतीय भारतीय मूल की एक महिला को मेंबर बनाया है। इसका नाम है स्वाति धिंगड़ा। स्वाति धिंगड़ा इंग्लैंड के सबसे बड़े बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, जैसे भारत में आरबीआई ब्याज दरों का निर्धारण करता है, रेपो दरें, रिवर्स रेपो दरें, वैसे इंग्लैंड में कौन निर्धारित करता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, तो उनमें एक मेंबर इंडियन है, उसका नाम क्या है? स्वाति धिंगड़ा है। अब अपनी बात करते हैं कि यह पद भारत की एमपीसी के मेंबर के समान है। जैसे भारत में एमपीसी होता है, इंडिया में रिजर्व बैंक में क्या होता है? एमपीसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो ब्याज दरें निर्धारित करती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चलो मैं इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूं। इंडिया में बात करें, जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी एमपीसी होता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी क्या है? एमपीसी है, और उसमें एक भारतीय महिला क्या बनी है? मेंबर बनी है, जिसका नाम है स्वाति धिंगड़ा। देखो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर हमें जो है जीके पढ़ना नहीं आता, हमें ये पता नहीं चलता कि हम इसे मंथली कैसे पढ़ें। कुछ मंथली मैगजीन है, जैसे ये सफलता एक्सप्रेस मैगजीन है, इसको किस प्रकार से पढ़ना है ये मैंने आपको पढ़ने का वे बताया है, इस मैगजीन को कैसे पढ़ा जाता है। आप हर एक चीज को आप क्वेश्चन मत पढ़िए, उस क्वेश्चन का बेस ढूंढिए, उसका पूरा क्लियर कीजिए उसे। आप एक क्वेश्चन में छोड़ देंगे कि स्वाति धिंगड़ा एमपीसी में बैंक ऑफ इंग्लैंड में मेंबर बनी है, यहीं पे क्वेश्चन नहीं छोड़ना, हमें इसे आरबीआई से कंपेयर करना है। भारतीय आरबीआई में भी एमपीसी होता है जो ब्याज दरें निर्धारित करती है। आपको ये पता होगा, रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की धारा 45 जेड बी, भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की धारा 45 जेड बी में एमपीसी बनाई जाती है। आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 45 जेड बी में एमपीसी बनती है। एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या ये मेंबर एमपीसी का मेंबर है या नहीं है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या शक्तिकांत दास एमपीसी के मेंबर है या नहीं है? शक्तिकांत दास एमपीसी के मेंबर है। क्या एमडी पात्रा एमपीसी के मेंबर हैं? यस हैं। राजीव रंजन एमपीसी के मेंबर हैं? यस हैं। क्या आशिमा गोयल एमपीसी की मेंबर है? यस, एमपीसी की मेंबर है। क्या जयनाथ आर वर्मा, जयनाथ वर्मा एमपीसी का मेंबर है? यस है। क्या शशांक भिड़े एमपीसी के मेंबर हैं? ये एमपीसी के मेंबर हैं। तो भारत के मैंने आपको 6 मेंबर्स के नाम बता दिए, वैसे उनमें भी ऐसे मेंबर होते हैं, उनमें इंडियन मेंबर है। और अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजीव रंजन है, ये अभी बने हैं नए मेंबर। इंडिया में इंपॉर्टेंट कौन सा है? राजीव रंजन है। और इंग्लैंड की एमपीसी में कौन इंपॉर्टेंट है? स्वाति धिंगड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजीव रंजन अभी बने हैं, इन्होंने मर्दुल के सग्गर को रिप्लेस किया है। इससे पहले यहां पर मर्दुल के सग्गर, ये राजीव रंजन आरबीआई में ईडी भी बने हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बने हैं अभी नए। अभी रिजर्व बैंक में 2 नए ईडी बने हैं, दिखा चुका हूं आपकी फर्स्ट नंबर जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें इसके बारे में डिटेल बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा आरबीआई ने अभी 2021-22 के लिए भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितने रुपए दिए हैं? आरबीआई ने अपने बचत में से, अपनी सरप्लस में से कितने रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए हैं? ये दिए हैं 30,307 करोड़ रुपया आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है क्योंकि आरबीआई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है। और भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट की धारा, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 47 में ये लिखा गया है कि जो भी आरबीआई की बचत होगी, जो सेविंग होगी, उसे, देखो आरबीआई, इधर देखो एक सारणी बनी हुई है, इस सारणी में ये आरबीआई की इनकम के सोर्सेज लिखे हुए हैं। आरबीआई की इनकम कहां से होती है? ये आरबीआई के एक्सपेंडिचर हैं। आरबीआई की इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाने के बाद सरप्लस बचता है। सरप्लस बचता है, उसमें से कुछ पैसा आरबीआई अपने इमरजेंसी फंड के रूप में रख लेता है।
इस इमरजेंसी फंड को कहा जाता है कॉन्टिंजेंसी रिस्क बफर कहते हैं। ये आरबीआई रख लेता है, इसमें से आरबीआई कुछ रुपए रख लेता है जो उसको पैसा लाभ के रूप में मिलता है, उसमें से कॉन्टिंजेंसी रिस्क बफर सीआरबी रख लेता है। आरबीआई ने 5.5% तो अपने पास आपातकाल के रूप में रख लिया, और बाकी जो रुपए में से कितने रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? 30,307 करोड़। स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं कि सर एक्ट के बारे में कुछ बता दीजिए। देखो जल्दी जल्दी मैं आरबीआई एक्ट 1934 के बारे में कुछ बता देता हूं। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 7 क्या कहती है? आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 7 कहती है कि रिजर्व बैंक का गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात मानने के लिए बाध्य है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात मानने के लिए क्या है? बाध्य है। रिजर्व बैंक का गवर्नर बात को मना नहीं कर सकता, उसको ये बात माननी ही पड़ेगी। धारा 21 कहलाती है आरबीआई क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट है। आरबीआई क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई है सरकार का बैंक है, भारत सरकार का बैंक है, सरकार के सारे पैसे का लेन देन आरबीआई देखता है। ये धारा 21 में कहा गया है। आरबीआई नोट जारी करता है। आरबीआई नोट जारी करता है कौन सी धारा में? नोट जारी करना, नोट को जारी करना, नोट इश्यू करने की पावर आरबीआई की धारा 22 में है इसके पास में। नोटबंदी कौन सी धारा में पावर है? 26(1) में डीमोनेटाइजेशन है। नोटबंदी भारत में 3 बार हुई है, आपको पता होगा, 1946, 1978 और 2016। ठीक है, तो नोटबंदी की पावर कौन सी है? 26(1 है। डीमोनेटाइजेशन धारा 26(1) में होती है। उसके बाद हम देखते हैं धारा 33। ये संबंधित है मिनिमम रिजर्व सिस्टम से संबंधित है। ये संबंधित है मिनिमम रिजर्व सिस्टम से संबंधित है। आरबीआई को नोट छापने के लिए कुछ रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है सोने के रूप में, और कुछ फॉरेक्स के रूप में रखना पड़ता है, विदेशी मुद्रा के रूप में रखना पड़ता है। वो क्या रेशो है? नोट छापने के समय कितना रिजर्व रखा जाता है? वो धारा 33 है, सेक्शन 33। फिर उसके बाद मैंने आपको बताई धारा 45 ZB, 45 ZB, ये एमपीसी से संबंधित है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से संबंधित है। और धारा 47 का संबंधित है सरप्लस से संबंधित है। आरबीआई सरप्लस को भारत सरकार को देगा, जितना भी उसे बचत होगी ये भारत सरकार को ट्रांसफर करेगा। क्या ये बातें आपको पता है सबको? तो आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन दोबारा पूछता हूं मैं आपसे, आरबीआई कौन सी धारा में नोट जारी कर सकता है? कौन सी धारा में नोट जारी करता है? कुछ स्टूडेंट्स मुझे अभी पूछ रहे थे, जैसे मैंने कल आपको अपना नंबर दिया था, कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? कल की क्लास में मैं आपको बता नहीं पाया। हमारे इस चैनल का जो नाम है आप देख सकते हैं, इस चैनल का नाम है 2 भाई फ्री पढ़ाई। हम 2 भाइयों का ये चैनल है, ये बिल्कुल फ्री चैनल है, और हम इसमें अपने जो ज्ञान को आपसे शेयर करना चाहते हैं, हम इस चीज़ को, ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। अभी क्लास खत्म होते ही ये पीडीएफ उस टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, सेम लिखा हुआ। अगर कोई बच्चा नहीं लिख पाया है इसे, तो टेलीग्राम ग्रुप में इसी नाम से एक चैनल बना हुआ है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। वैसे तो मैं ये कहता हूं कि आप इसे लिखिए, ज्यादा याद होगा आपको। आप मुझे बताइए रिजर्व बैंक कौन सी धारा में डीमोनेटाइजेशन कर सकता है? धारा 26(1) में। वैसे 26 नंबर धारा भी होती है, लीगल टेंडर मनी से संबंधित होती है, वो मैंने छोड़ दी, कुछ धाराएं छोड़ी हैं। आपके लिए जो मेन यूजफुल धाराएं हैं, सेक्शन है, वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बच्चे पूछ रहे हैं नंबर का, बता देता हूं मैं आपको। मेरा नंबर मैंने आपको बताया था कल, 9413372310। आप अपने सुझाव मुझे इस नंबर पे दे सकते हैं। मेरा नाम है पुनीत धिंगड़ा, और अगर ये नंबर पे बात ना हो पाए तो आप इस नंबर से भी कॉल कर सकते हैं, 9828710134। ये दोनों नंबर मेरे हैं, आप इस पे मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। और किसी स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर मैं भूल जाता हूँ, जब मैं चीज़ें पढ़ता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता। जी कि आप इतना सारा कैसे याद कर लेते हैं, इतनी धाराएं, इतना कुछ, कोई स्पेस के बारे में कैसे याद कर लेते हैं? देखो,
चीजें याद करने की जरूरत ही नहीं होती। आपने अगर अपने नोट्स को व्यवस्थित बनाया है, उसे व्यवस्थित बनाया है ना, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आज मैंने आपको कुछ इसरो के टॉपिक पढ़ाए हैं, स्पेस रिसर्च के टॉपिक पढ़ाए हैं, आज कुछ मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में बताया है और शेयर बाजार के बारे में बताया है। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसके अंदर आपने लिटरेचर और बुक्स के टॉपिक, जब मैं कोई बुक बताऊं या कोई लिटरेचर का टॉपिक बताऊं तो इसे आप बुक्स में लिखिए, कभी कोई स्पोर्ट्स का टॉपिक आए तो उसे स्पोर्ट्स में लिखिए, आपके पास कभी बैंकिंग अवेयरनेस या शेयर बाजार के क्वेश्चन हो तो उसे बैंकिंग एंड फाइनेंस में लिखिए, अगर आपके पास कोई राजधानी आती है किसी देश की तो उसे वहां लिखिए, और कभी कोई ट्रिक बताता हूं तो उसे ट्रिक्स में लिखिए। जैसे आज एक आपको ट्रिक बता देता हूं मैं, आपको मैंने बताया कि रिजर्व बैंक क्या करता है, नोट जारी करता है। आप मुझे बताएंगे भारत की मुद्रा का नाम क्या है, भारत की करेंसी का नाम क्या है? करेंसी ऑफ इंडिया क्या है? रुपी है। भारत की मुद्रा रुपी है, इसे हम आईएनआर भी बोल देते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं? आईएनआर। जैसे अमेरिका का यूएसडी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर कहा जाता है। अकेला डॉलर नहीं कहा जाता, अकेला डॉलर तो बहुत सारे देशों में है, ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर है, कनाडा में डॉलर है, न्यूजीलैंड में डॉलर है, ताइवान में डॉलर है, जिम्बाब्वे में डॉलर है, सिंगापुर में डॉलर है। तो डॉलर वाली कंट्रीज तो बहुत है, लेकिन उस देश का नाम बोला जाता है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। वैसे ही रुपी इंडिया में ही नहीं चलता अकेला, इंडिया के अलावा बहुत सारे देशों में चलता है। तो भारत वाले रुपए को क्या कहा जाता है? भारत वाले रुपए को किस नाम से बुलाते हैं हम? आईएनआर कहते हैं। अब अपने देखते हैं ये रूपी भारत के अलावा कितने देशों में और चलता है, इसका एक ट्रिक याद कर लेते हैं। आज का ट्रिक ऑफ द डे, एक रोज मैं आपको ट्रिक बताया करूंगा। हेडिंग लगाते हैं ट्रिक ऑफ द डे, हेडिंग लगाते हैं ट्रिक ऑफ द डे। आज का एक ट्रिक लेते हैं, आरबीआई से रिलेटेड ही है। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। ये देश हैं जिनमें रुपी चलती है। देखो मैंने फटाफट आपको डॉलर वाले देश बता दिए, ये मैंने ऐसे नहीं बताया, इसका कोई ट्रिक है तो मुझे याद है। अब आपको कभी रुपी वाले देश पूछेगा तो आपको याद रहेंगे। पहले देखते हैं मामा, कौन कौन सा मामा है। माँ का मतलब मालदीव याद कीजिए, माँ का मतलब मालदीव, और दूसरे माँ का मतलब है मॉरिशस। मालदीव और मॉरिशस ये हो गए मामा, मामा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं श्री, मामा श्री, श्री का मतलब श्रीलंका, श्री का मतलब श्रीलंका। ने का मतलब क्या है? ये मांगा हटा ही देता हूं, मांगा का कोई मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान मांगा यहां लिख देता हूं मैं, हमारे ट्रिक में बीच में आता है नहीं तो। ये ने का मतलब है नेपाल, ने का मतलब नेपाल। भाई का मतलब है भारत और इंडोनेशिया, भाई का मतलब है भारत और इंडोनेशिया। और से का मतलब है सेशल्स, से का मतलब है सेशल्स। अभी इंग्लिश में भी इन देशों के नाम देख लेंगे। और पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान। इन सारे देशों में रुपी है, इन सारे देशों की मुद्रा रुपी है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि कुछ देशों में थोड़ी सी नाम की स्पेलिंग जो है थोड़ी सी अलग है, बाकी सब देशों में नाम की जो स्पेलिंग है वो एक जैसी है। जैसे हम बात करें मालदीव की, जैसे हम बात करें मालदीव की, मालदीव में जो मुद्रा है वो रुफिया है। यहां पर स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, मालदीव की मुद्रा रुफिया है और इंडोनेशिया की मुद्रा रुपिया है, RUPIAH। मालदीव की मुद्रा के IAH है रुपिया, बस। बाकी सब में रुपी है, बाकी सब में जो ऊपर स्पेलिंग लिखी हुई है यही है। आप में से कुछ देशों ने तो देशों के नाम नहीं सुने होंगे, सेशल्स नाम शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि मामा श्री ने भाई से क्या मांगा? पाकिस्तान मांगा। तो मामा का मतलब क्या है? मालदीव और मॉरिशस, मालदीव और मॉरिशस। मालदीव के बारे में जानते हो? अभी यूनाइटेड नेशन का अध्यक्ष मालदीव का है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन यूनाइटेड नेशन, उसका अध्यक्ष मालदीव का है। क्या नाम है? अब्दुल्ला शाहिद है, मालदीव कंट्री से है। चलो, माँ का मतलब मालदीव और माँ का मतलब मॉरिशस। श्री का मतलब श्रीलंका। श्रीलंका में नया प्रधानमंत्री बना है, फर्स्ट वीडियो में बताया था, रानिल विक्रमासिंघे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री का नाम है रानिल विक्रमासिंघे। नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशल्स और पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया टॉपिक।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको बता दिया था, ये आगे बढ़ें। मैंने आपको अपने फ़ोन नंबर भी बता दिए थे और मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी बता दिया। हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी यही है, 2 भाई फ्री पढ़ाई, इसमें आपको मिल जाएगा। फिर आगे देखते हैं। अब अपनी बात करते हैं कि दुनिया में एक देश है जिसने बिटकॉइन को मान्यता दी है। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है। इसके बारे में एक डिटेल बतानी है कि क्रिप्टो जो जो करेंसी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या होती है क्रिप्टो करेंसी। ये वो मुद्रा होती है जिसको किसी देश ने, किसी देश की केंद्रीय एजेंसी ने नहीं बनाया हुआ, इसको किसी सेंट्रल एजेंसी ने नहीं बनाया हुआ। तो ये होती है क्रिप्टो करेंसी। और सबसे पहली जो थी क्रिप्टो करेंसी वो बिटकॉइन थी। और बिटकॉइन का लीगल उसको स्टेटस देने वाला पहला देश था एल सल्वाडोर था। ये अमेरिकी देश है। बिटकॉइन को सबसे पहले लीगल स्टेटस देने वाला पहला देश कौन सा था? उस देश का नाम है एल सल्वाडोर। ये बिटकॉइन को फर्स्ट कंट्री था जिसने बिटकॉइन को मान्यता दी। आप देख सकते हैं, ये रहा, इसको लीगल स्टेटस दिया। आप न्यूज में देख सकते हैं, बिटकॉइन प्रोटेस्ट इन एल सल्वाडोर अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी एज ए लीगल। ये कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है वहां पे, ये इसकी न्यूज है। लेकिन अपने लिए सबसे पहले न्यूज यही है। तो दुनिया में कौन सा देश है जिसने बिटकॉइन को लीगल स्टेटस दिया? कौन सा देश है? एल सल्वाडोर। और ये अमेरिकी देश है। अब आप मुझे बताएंगे दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है जिसने बिटकॉइन को मान्यता दी है? वो दूसरा देश आपके सामने आ गया है, सेंट्रल रिपब्लिकन अफ्रीकन। ये दूसरा देश है, ये एक अफ्रीकी देश है। क्या नाम है इसका? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। क्या नाम है इसका? सेंट्रल रिपब्लिकन अफ्रीकी। और कुछ बच्चे ये बता रहे हैं कि एल सल्वाडोर एक बिटकॉइन सिटी भी बना रहा है। ये क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है। ये इस देश में एक बिटकॉइन सिटी बनने जा रही है, उसमें सिर्फ बिटकॉइन का ही प्रयोग हो पाएगा। तो कौन सा कंट्री बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है? एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर बिटकॉइन सिटी बना रहा है। एल सल्वाडोर क्या बना रहा है? बिटकॉइन सिटी बना रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। आगे आता है, सरकार के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च करने की घोषणा की है? ये ओटीटी क्या होता है? देखो, पहले दूरदर्शन का जमाना था जब हम दूरदर्शन देखा करते थे। दूरदर्शन पे महाभारत, रामायण, शक्तिमान और इतने बड़े बड़े सीरियल आते थे। दूरदर्शन के जो है इतना पीछे होने का रीजन क्या रहा? क्यों फेल हो गया दूरदर्शन? क्योंकि दूरदर्शन ने अपने आप को समय के मुताबिक नहीं बदला। क्योंकि जमाना ओटीटी का आ गया था, लोग इंटरनेट पे फिल्म्स देखने लग गए थे। ओटीटी आपने सुना होगा, जैसे नेटफ्लिक्स का नाम सुना है आपने? क्या आपने अमेजोन प्राइम का नाम सुना है? अमेजोन प्राइम का नाम सुना है? क्या आपने मैक्स प्लेयर का नाम सुना है? क्या आपने जी वालों का भी है ना, जी एंटरटेनमेंट नाम से है ना? तो सभी जो ये थे कंपनियां थी, इन लोगों ने अपना अपना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बना लिया था क्योंकि लोग इंटरनेट पे पिक्चर्स देखना ज्यादा पसंद कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं, पहले आपको मैं बता दूं, भारत में कोई भी फिल्म बनती है ना, भारत में कोई भी फिल्म बनती है, उसके लिए उसे कहां से मान्यता लेनी पड़ती है? सीबीएफसी से मान्यता लेनी पड़ती है, तभी वो फिल्म सिनेमा घरों में लगती है। कोई भी फिल्म भारत में जब बनती है तो उसे सेंसर बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है, वहां पर वो फिल्म पास होती है तो ही वो फिल्म सिनेमा थिएटर में दिखाई जा सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सीबीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसी प्रकार से कोई छोटे बच्चों की फिल्म बनती है, कोई छोटे बच्चों की फिल्म बनती है, छोटे बच्चों के लिए जो फिल्म बनती है उसके लिए सीएफएसआई से अनुमति लेनी पड़ती है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया से अनुमति लेनी पड़ती है। बच्चों की फिल्मों के लिए किससे अनुमति लेनी पड़ती है? सीएफएसआई से। लेकिन आप देख सकते हो भारत के बॉलीवुड में या ये सिनेमा घरों में काफी समय से एक्टर जो है वही रहते हैं, वहां पर थोड़ा सा नेपोटिज्म रहता है। नेपोटिज्म होता है कि भाई भतीजावाज,
नए आदमी को आगे आने नहीं दिया जाता। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब जमाना OTT का आ गया। जिनको वहाँ पर फिल्मों में काम नहीं मिलता या जिनकी फिल्में पास नहीं होती वहाँ पे, वो कहाँ जाते हैं? OTT पर। OTT होता है ओवर द टॉप होता है। इसका कोई पहले रेगुलेटर नहीं था, ये अपने आप खुद ही ऑटोनोमस बॉडियां थी, अपने नियम खुद ही बनाया करती थी। अब मुझे कुछ OTT प्लेटफॉर्म के नाम बताइए। क्या नेटफ्लिक्स जो है क्या OTT प्लेटफॉर्म है या नहीं है? क्या नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म है या नहीं है? क्या अल्ट बालाजी OTT प्लेटफॉर्म है या नहीं है? अल्ट बालाजी क्या इरोज नाउ OTT प्लेटफॉर्म है या नहीं है? क्या अमेजॉन प्राइम OTT प्लेटफॉर्म है या नहीं है? इसी प्रकार से बहुत सारे आते हैं, उल्लू भी आता है किसी नाम से, बहुत कुछ आते हैं। तो बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है भारत में, ठीक है। अब क्या था कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स है ना, वो कुछ ऐसे कंटेंट दिखाने लग गए जो कि भारत में नहीं दिखाने चाहिए, लेकिन उनका के ऊपर कोई बॉडी नहीं है, उनको कोई सेंसर नहीं करता। तो अब जो है इन लोगों को सरकार ने कहा कि आप अपना कंटेंट के लिए अपने आप एक बॉडी बना लो, नहीं तो हम फिर दोबारा कोई ऐसी बॉडी बना देंगे, फिर आप कहोगे नेपोटिज्म हो गया जी यहाँ पे। तो आप अपनी एक बॉडी अपने आप बना लो। तो OTT प्लेटफॉर्म पर एक DPCGC नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया गया। OTT प्लेटफॉर्म्स पर एक डिपार्टमेंट बनाया गया, DPCGC। DPCGC की फुल फॉर्म है डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल। DPCGC की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल। DPCGC की फुल फॉर्म क्या होती है? DPCGC की फुल फॉर्म होती है डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल होती है। थोड़ा इंटरनेट स्लो आ रहा है अभी। DPCGC की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या फुल फॉर्म होती है? डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल। ये भारत के कुछ OTT प्लेटफॉर्म पर एक डिपार्टमेंट बनाया गया जो इनके कंटेंट की ग्रीवेंसेस क्या होती है, शिकायत का निवारण करने के लिए बनाया। डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल बनाया। और हम देखते हैं इसमें कितने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें 21 OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। ये आपके सामने, ये DPCGC के अंडर में आप देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम, अल्ट बालाजी, एप्पल, बुक माई शो, इरोज नाउ, फायरवर्क, हंगामा, हिचोली, जो भी, मैक्स प्लेयर, और ये आप देख सकते हैं काफी सारे हैं इसके अंदर। ये 21 OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। ये किसके अंडर में आते हैं? DPCGC के अंडर में आते हैं। ये सारे के सारे किसके अंडर में आते हैं? DPCGC। और अभी हमारा जो क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि अभी कौन से राज्य ने अपना ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म बना लिया है? केरल। ये केरल समय के साथ है। जैसे राजस्थान में राजस्थान दूरदर्शन है, पंजाब में जलंधर दूरदर्शन है उनके सरकारी, लेकिन ये चैनल हम देखते ही नहीं है। तो लेकिन हमारे पास वो सूचनाएं मिल नहीं पाती, जल्दी से जल्दी नहीं मिल पाती। आजकल OTT पे अगर आ जाए, कोई भी सरकार अगर OTT पे आ जाए तो जल्दी हमें सरकारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। तो ये अच्छा स्टेप मुझे लगा, तो हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए। तो ये केरल ने एक नया OTT प्लेटफॉर्म बनाया, उसका नाम क्या रखा है? सी स्पेस। उसका नाम क्या है? सी स्पेस है। केरल के नए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सी स्पेस है। तो ये क्वेश्चन आ गया समझ में आपको? भारत के कौन से राज्य ने नया अपना OTT प्लेटफॉर्म बनाया है? देखो इनके चेयरमैन के नाम भी आपको बता सकता हूं। हम जल्दी से जल्दी इनके चेयरमैन के नाम भी देख लेते हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो। क्या आप जानते हो CBFC के चेयरमैन और इनके चेयरमैन के नाम? वैसे आवश्यकता नहीं है। इसके चेयरमैन का नाम है AK सिकरी है। DPCGC के चेयरमैन का नाम है AK सिकरी, और इसके चेयरमैन का नाम है प्रसून्न जोशी है। और ये अभी सीट क्या है? वेकेंट है, सीट खाली है, अभी कोई नहीं है इस डिपार्टमेंट में। पहले मुकेश खन्ना थे, शक्तिमान थे। मुकेश खन्ना रिजाइन दे चुके हैं, उनकी जगह अभी नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं हुआ है। हाँ, इसका जो रेजिग्नेशन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। वैसे चलो, मुकेश खन्ना थे जिनको हम शक्तिमान के नाम से भी बुलाते हैं, मुकेश खन्ना इसके अंतिम चेयरमैन थे, उनका रेजिग्नेशन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, वैसे उन्होंने रिजाइन दे दिया है।
तो छोटे बच्चों की फिल्मों को मान्यता कौन देता है? मुकेश खन्ना। बड़े बच्चों की फिल्मों को मान्यता कौन देता है? प्रसून जोशी। और ओटीटी प्लेटफॉर्म का ग्रीवेंसेस को कौन देखता है? डीपीसीजीसी। आपको एक बात और बता दूं कि ये सारा कुछ जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? चलो मुझे ये बताइए, ये सारा कुछ कौन सा मंत्रालय देखता है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंडर में आता है। ये भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंडर में आता है। और आप मुझे बताएंगे भारत के सूचना प्रसारण मंत्री का नाम क्या है? अनुराग ठाकुर हैं। भारत के सूचना प्रसारण मंत्री का नाम क्या है? अनुराग ठाकुर हैं। भारत के सूचना प्रसारण मंत्री का नाम क्या है? अनुराग ठाकुर हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किस बीमा कंपनी ने भारत की पहली डेंटल है इंश्योरेंस पॉलिसी की है? डेंटल हेल्थ, दांतों का बीमा कर दिया है। किसने किया है? सबसे पहले पीएनबी मेट लाइफ ने। तो पीएनबी मेट लाइफ ने सबसे पहले डेंटल पॉलिसी जो है वो शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में इतना बहुत है, आपको पता होगा इंश्योरेंस के बारे में। तो आपको ये पता होगा कि बीमा दो प्रकार का होता है। बीमा वर्ड इंग्लिश, हिंदी में तो बीमा ही है, लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड इंश्योरेंस होता है और एक वर्ड एश्योरेंस होता है। एक वर्ड क्या होता है? एश्योरेंस होता है। दोनों का हिंदी मतलब तो बीमा ही है, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएंगे जीवन बीमा क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस को हम इंश्योरेंस बोल देते हैं। इंडिया में बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका में अलग है, इंग्लैंड में अलग है। इंडिया में जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस है और जनरल इंश्योरेंस क्या है? एश्योरेंस है। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? साधारण बीमा, ये अलग बात है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे, इसको थोड़ा सा अगली स्क्रीन पे लिख लेते हैं फटाफट थोड़ा सा। इधर मैंने आपको बताया बीमा, थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर ही लिख लेते हैं। इधर हमने देखा जीवन बीमा और इधर हमने देखा साधारण बीमा। आपने मुझे बताना है एलआईसी जीवन बीमा का कार्य करती है या साधारण बीमा का कार्य करती है? एलआईसी जीवन बीमा की कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। उसी तरह से जनरल इंश्योरेंस की कंपनी कौन सी है? जीआईसी। जीआईसी जनरल इंश्योरेंस की कार्य करती है। इसके लिए, इसके अलावा न्यू इंडिया, नेशनल, ओरिएंटल, यूनाइटेड, न्यू इंडिया, नेशनल, ओरिएंटल, यूनाइटेड, ये सब कंपनियां जो हैं ये जनरल इंश्योरेंस करती है। मोटरसाइकिल, दुकान, मकान, गाड़ी बीमा, गाड़ी का बीमा, भैंस, बकरी, भेड़, सबके बीमे ये करती हैं, ठीक है। आपने देखा एक एलआईसी, एक जीआईसी, एक इंश्योरेंस, एक एश्योरेंस है। आप मुझे बताइए कि एलआईसी में मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस होता है? मोटरसाइकिल का बीमा होता है एलआईसी में? नहीं होता। एलआईसी सिर्फ किसका कार्य करती है? जीवन बीमा का कार्य करती है। अगर आपने मोटरसाइकिल का बीमा लेना है तो वो किस में जाना पड़ेगा? साधारण बीमा कंपनियों में जाना पड़ेगा। ये सरकारी कंपनियों की बात मैंने की, आपके सामने जो लिखी हुई है सरकारी कंपनी। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियां भी है, जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल जीवन बीमा की कंपनी है, आईसीआईसी लोम्बार्ड जीआईसी जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, बजाज अलियांज, मैक्स न्यूयॉर्क, आईएनजी वेशा, टाटा आईजी, बिरला सन लाइफ, पीएनबी मेट लाइफ, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनमें कार्य करती हैं। प्राइवेट प्लेयर्स भी बहुत सारे हैं। अब हम मुझे ये बताएंगे, आप मुझे बताएंगे भारत में अभी इनके ऊपर रेगुलेटर होता है। इन सारी कंपनियों पर एक रेगुलेटर होता है, आईआरडीएआई होता है। इन सारी कंपनी, ये रविंद्र ने कुछ कहा है क्या? कुछ बच्चे पूछ रहे रविंद्र भाकर ने सही कहा है क्या? आप मुझे बताइए इन सारी कंपनियों पर आईआरडीएआई, इन सारी कंपनियों पर रेगुलेटर कौन होता है? आईआरडीएआई होता है। आप मुझे बताएंगे आईआरडीआई का चेयरमैन अभी नया बना है, कौन बना है? बीमा कंपनियों के रेगुलेटर आईआरडीआई का चेयरमैन अभी नया बना है 2022 में। आप मुझे बताएंगे कौन बने हैं अभी आईआरडीआई के चेयरमैन? देवाशीष पांडा। क्या नाम है? श्रीमान देवाशीष पांडा जो हैं वो बने हैं आईआरडीआई के चेयरमैन बने हैं। आईआरडीआई के चेयरमैन कौन बने हैं? श्री देवाशीष पांडा, ये बने हैं आईआरडीआई के चेयरमैन बने हैं।
आगे बात करते हैं हम पीएनबी मेट लाइफ का, मैंने आपको बता दिया। अब आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता चल गया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं हम। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको मैं बता दूं कि भारत की 4 बीमा कंपनियां ऐसी हैं जो 3 बीमा ऐसी कंपनियां जो कभी फेल नहीं हो सकती। आईआरडी ने लिस्ट जारी की है, उन कंपनियों को डीएसआईआई बोलते हैं। डीएसआईआई की लिस्ट होती है टू बिग टू फेल, टू बिग टू फेल, कि इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि वो फेल नहीं हो सकती, एक लिस्ट जारी की है। डीएसआईआई की लिस्ट होती है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर, डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर। तो ये इस लिस्ट में 3 बीमा कंपनियां हैं। वो 3 बीमा कंपनियां कौन कौन सी हैं? एलआईसी, जीआईसी, न्यू इंडिया। एलआईसी, जीआईसी, न्यू इंडिया, ये डीएसआईआई की लिस्ट में है। आईआरडीआई हर साल एक लिस्ट जारी करता है कंपनियों की स्थिति के आधार पे। इस लिस्ट को टू बिग टू फेल कहते हैं, इतनी बड़ी कि कभी फेल नहीं हो सकती, टू बिग टू फेल। इसमें 3 बीमा कंपनियां हैं, एलआईसी, जीआईसी और न्यू इंडिया। ये जीआईसी री है, याद रखना, ये जीआईसी री है। आगे कभी इंश्योरेंस आपको बताऊंगा तो री बताऊंगा, ये री इंश्योरेंस क्या होता है और डबल इंश्योरेंस क्या होता है, दोहरा बीमा और पुनर्बीमा क्या फर्क होता है इसमें, कभी आगे इंश्योरेंस के टॉपिक में आपको बताऊंगा। छोटा सा मैंने री लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, अभी मैंने आपके सामने लिखा डीएसआईआई, एलआईसी, जीआईसी, न्यू इंडिया। क्या है डी, आपने देखा लिस्ट क्या है, एलआईसी, जीआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस आइडेंटिफाई एज डीएसआईआई। डीएसआईआई की लिस्ट का मतलब क्या है? डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर, इंपॉर्टेंट इंश्योरर कंपनियां, इंपॉर्टेंट बीमा कंपनियां। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी है अभी, ओपन। ओपन नाम से एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है। इन छोटे, देखो छोटी उम्र के बच्चों ने ये स्टार्टअप खोला। आज का दौर कैसा है? स्टार्टअप्स का दौर आ गया, नए नए युवा स्टार्टअप्स खोल रहे हैं। तो अभी अपने देखा, आप मुझे बताएंगे, कुछ बातें आपको बताता हूं फिर इसके बारे में बताता हूं। आप मुझे ये बताइए कि भारत में स्टार्टअप्स डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? इसको देखते ही मुझे स्टार्टअप डे याद आता है। आप मुझे बताएंगे स्टार्टअप्स डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ऑनलाइन क्लास में बैठे बच्चे देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है, बताएंगे कौन बताता है सबसे पहला? सबसे पहले कौन बताता है? अभी तक किसी ने नहीं बताया। बिल्कुल, ये नमन ने बताया है, 3 बार बता दिया नमन का जवाब। वंदना छिंपा का जवाब आ गया, दीपांशु सोनी का जवाब आ गया है, सरोज ने ओपन बता रहे हैं, और मिक्सअप पॉइंट नाम से है कुछ, ऋषभ टैंक, अंकिता, दिनेश, सुरेंद्र, हैप्पी, मोनिका, इन सब बच्चों ने जवाब सही दिया। 16 जनवरी, 16 जनवरी का दिन भारत में स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी साल से शुरू हुआ है, अभी 2022 से शुरू हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये स्टार्टअप डे के रूप में मनाया गया है पहली बार 2022 में, ये भारत का स्टार्टअप डे है। अब मुझे ये बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कि भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप, देखो ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन, $1 बिलियन, जिसकी $1 बिलियन जिसकी वैल्यूएशन हो जाती है, ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन जो है 100 बिलियन, $1 बिलियन के बराबर हो जाती है ना, $1 बिलियन उस कंपनी की वैल्यू हो जाती है, उसको क्या कह देते हैं? यूनिकॉर्न कह देते हैं। उस स्टार्टअप को क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कहते हैं। उस स्टार्टअप को क्या कहा जाता है? यूनिकॉर्न कह देते हैं, कि यूनिकॉर्न बन गई कंपनी। दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न अमेरिका के पास है। अमेरिका में इतने स्टार्टअप्स खुले हैं कि वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। स्पेस एक्स क्या है? यूनिकॉर्न है। टिकटॉक का नाम सुने? टिकटॉक, टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, ये भी स्टार्टअप था, आज बहुत बड़ा यूनिकॉर्न है, बिलियंस में उसकी वैल्यूएशन है। आपने सुना होगा अली बाबा का नाम सुना होगा, अली बाबा, अली बाबा भी ये क्या है? स्टार्टअप था, अभी यूनिकॉर्न है। तो भारत में, भारत की बात करें, बाइजू का नाम सुना होगा, बाइजू एक स्टार्टअप है। ओयो रूम्स का नाम सुना है? स्टार्टअप था, आज क्या है? यूनिकॉर्न है। दुनिया में सबसे अधिक यूनिकॉर्न जो है वो अमेरिका के पास है। दूसरा कंट्री यूनिकॉर्न में है चाइना।
दूसरा देश जो है जिसके पास सबसे अधिक यूनिकॉर्न है वो देश कौन सा है? चाइना है। चाइना के पास में नंबर 2 पर यूनिकॉर्न है। तीसरा देश है, तीसरा देश जो है वो भारत है, दुनिया में सबसे अधिक यूनिकॉर्न में। और चौथा देश इंग्लैंड है। पहले इंग्लैंड नंबर 3 पर था और भारत ने इसे, वैसे मैं आपको ये न्यूज 5 मई 2022 की न्यूज लिखा रहा हूँ। मई महीने में तो भारत में 100 ही स्टार्टअप्स हैं, अभी एक और बन गया स्टार्टअप। लेकिन हम पिछले महीने के हिसाब से देखेंगे भारत के पास में कितने यूनिकॉर्न है? 100 है, लेकिन अभी 101 हो गए हैं। ठीक है, लेकिन हम पिछले महीने के हिसाब से, मैं आपको कौन से महीने की करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, मई के, तो ये 100 यूनिकॉर्न है। 100वां यूनिकॉर्न कौन सा है? ओपन डिजिटल है। कौन सा है? ओपन डिजिटल है। ये यूनिकॉर्न की संख्या ना फिक्स नहीं है, इसलिए लिख नहीं सकते। आज मैं आपको बता रहा हूँ, 10 दिन बाद और बन जाएंगे कोई, तो ये लिस्ट फिक्स नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं लिखी जाती जीके में जो कभी, जो वेरिएबल है, जो चेंज हो जाती है। जैसे हम कहें कि विराट कोहली ने कितने रन बनाए हैं, या रोहित शर्मा ने कितने रन बनाए हैं, कितनी, झूलन गोस्वामी ने कितनी विकेट ली है अंतरराष्ट्रीय, तो 250 विकेट तो उसने लिए, तो फिक्स थोड़ी होगी 250। वो खेल रही है अभी, वो अपने बोलते बोलते 1-2 विकेट और ले लेगी। ठीक है, तो ये 252 हो चुकी है। तो ऐसे क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते। वैसे मेरे पास लिस्ट पड़ी, आज की अपडेटेड लिस्ट है मेरे पास अभी, लेकिन मैं आपको नहीं लिखाने वाला, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक ये लिस्ट अपडेट फिर चेंज हो जाएगी। तो सिर्फ आपने इतना ही याद करना है कि सबसे अधिक यूनिकॉर्न किसके पास है आज की डेट में? अमेरिका के पास है। दूसरा कंट्री चाइना है। तीसरा कंट्री भारत है। चौथा कंट्री कौन सा है? इंग्लैंड है। अब मुझे ये बताएंगे, स्टार्टअप डे के रूप में मैंने आपको बताया, आप मुझे बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कौन सा है? सबसे अधिक लोग, सबसे अधिक डाउनलोड्स जो हैं वो किसके? टिकटॉक के हैं। टिकटॉक आज की, तो सबसे बड़ा यूनिकॉर्न है बाइट डांस है। कौन सा है? बाइट डांस। ये टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। जो टिकटॉक है ना, टिकटॉक की कंपनी का नाम क्या? बाइट डांस है। ये 1 नंबर यूनिकॉर्न। ये लिस्ट, ये रिपोर्ट किसने दी है? हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की रिपोर्ट लिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अलग अलग संस्थाओं की अलग अलग रिपोर्ट है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक नंबर 1 यूनिकॉर्न जो है वो कौन सा है? बाइट डांस है। दूसरा यूनिकॉर्न है एंट ग्रुप है। ये दोनों चाइना के हैं। ये इसकी पेरेंट ये होगी अली बाबा की कंपनी है। अली बाबा नाम सुने? जैकमा का नाम सुने? जैकमा, ये उसकी कंपनी है। ये दोनों चाइनीज कंपनीज हैं। पहली वाली का हेडक्वार्टर बीजिंग में है, बाइट डांस का दूसरी का होंगझाऊ चाइना में है। तीसरी कंपनी है स्पेस एक्स है। ये दुनिया की बड़ी यूनिकॉर्न है। दुनिया के बड़े यूनिकॉर्न, स्पेस एक्स किसका है? एलन मस्क का है। 3 नंबर पे है अभी एलन मस्क, स्पेस एक्स। ठीक है, ये वो लिस्ट है, यूनिकॉर्न्स की लिस्ट है। तो आप मुझे बताइए दुनिया का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कौन सा है? बाइट डांस है। किस देश का है? चाइना का, बीजिंग में हेडक्वार्टर है। दूसरा कौन सा है? एंट ग्रुप। और तीसरा कौन सा है? स्पेस एक्स है। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का बताइए सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कौन सा है इंडिया में? बताइए। ये तो चलो वर्ल्ड की लिस्ट आ गई है, थोड़ा इसको साइड में कर लेते हैं और इंडिया की लिस्ट देख लेते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा यूनिकॉर्न है बाइजूस है। बाइजूस ये नंबर 1 पर है। इंडिया का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न जिसकी वैल्यूएशन सबसे अधिक है वो कौन सा? बाइजू है। रविंद्रन बाइजू ने बनाया था, ये पता होगा आपको। ये दूसरा है इनमोबी है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? इनमोबी। दूसरा यूनिकॉर्न इनमोबी है। और तीसरा यूनिकॉर्न है ओयो, इंडिया का है ये। ठीक है, इंडिया के 3 यूनिकॉर्न मैंने आपको लिखा दिए। तो अब मैंने आपको उस पे चलता हूं जो हमारा क्वेश्चन था। इसका बेस मैंने सारा बता दिया मैंने आपको। अब इस क्वेश्चन पे चलेंगे तो हमें याद रहेगा। जब हमारा बेस क्लियर होता है तो हमें याद करना आसान हो जाता है। आप मुझे बताएंगे भारत की कौन सी कंपनी भारत की 100वीं यूनिकॉर्न बनी? ओपन बनी। अब आपको यूनिकॉर्न का मतलब तो समझ आ गया, अब क्लियर हो गया ना टॉपिक। हम देख रहे हैं ये एक नियो बैंकिंग फिनटेक कंपनी है। फिनटेक कंपनी क्या होती है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनी है, वित्तीय कंपनी है जो टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य करते हैं। फिनटेक, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी का जो मिश्रण होता है उसे फिनटेक कहा जाता है। और आप देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। मेन बात नोट करनी है, इतनी सारी कहानी नहीं पढ़नी हमने, हमने सिर्फ इसका हेडक्वार्टर देखना है। ओपन डिजिटल का हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु में। और इसके इसके संस्थापक का नाम, इसके
इसके फाउंडर का नाम है अनीश अच्युतन, इसके चेयरमैन है। क्या नाम है? अनीश अच्युतन इसके चेयरमैन है। थोड़ा नाम इंग्लिश में है, देख लेते हैं अपने इसको, इंग्लिश में देख लेते हैं। हमने देखा ओपन डिजिटल फाउंडर। ओपन डिजिटल जो है कंपनी जो है इंडिया की नियो बैंकिंग से संबंधित है। आप देख सकते हैं अनीश अच्युतन इसके चेयरमैन है, इसके फाउंडर है ये। आगे समझ में आपको? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हम आगे देखते हैं, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। आगे देखते हैं, भारत में टीबी की जांच करने के लिए एक स्किन टेस्ट शुरू किया है, उसका नाम है CTB। टीबी के बारे में आप जानते हो, आप मुझे बताएंगे टीबी डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? आप मुझे बताएंगे टीबी डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे ये मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। मैंने ऐसे याद करवाया था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कौन सी तारीख को हुई थी? 23 मार्च को। और मैंने ऐसे याद करवाया था, जिसने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी, अगले दिन उसे क्या हो गया? टीबी हो गई। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे भारत का टीबी मिटाने का लक्ष्य क्या है? भारत का ट्यूबरक्लोसिस को मिटाने का लक्ष्य क्या है? 2025 हम एंड टीबी बाय 2025, इलिमिनेशन ऑफ टीबी बाय 2025, ये हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक मोदी जी ने अनाउंसमेंट की है कि हम ट्यूबरक्लोसिस को क्या कर देंगे? मिटा देंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया है, एंड ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025। आप मुझे बताएंगे ट्यूबरक्लोसिस जो है इसका जो इलाज है वो किसने खोजा था? ट्यूबरक्लोसिस टीबी का इलाज किसने खोजा था? टीबी का इलाज खोजा था रॉबर्ट कॉच ने। किसने खोजा था? रॉबर्ट कॉच ने। टीबी का इलाज किसने खोजा था? रॉबर्ट कॉच ने। ये रॉबर्ट कॉच हैं, इन्होंने टीबी का इलाज खोजा था। बच्चों को बचपन में BCG का टीका लगाया जाता है, ये तो टीबी होने के बाद उसका इलाज इन्होंने खोजा, लेकिन एक टीबी ना हो उसके लिए बचपन में ही बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाता है। उस वैक्सीन को कहते हैं BCG कहा जाता है, बेसिल्स कालमेटिगुइन। जिन्होंने इसको बनाया उसी के नाम पे BCG का टीका सुने? बच्चों को BCG का टीका लगता है। इस टीके को अभी 100 साल पूरे हुए हैं, ऐसा भी क्वेश्चन अभी पिछले साल में आया था, हाल ही में इसको 100 साल पूरे हुए हैं। कौन से टीके को 100 साल पूरे हुए हैं? टीबी के टीके को, BCG का टीके को 100 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। BCG के टीके को कितने साल पूरे हो गए हैं? 100 साल। आइए देखते हैं इसे भी हम। BCG 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं BCG वैक्सीन लिखना था, वैक्सीन, BCG वैक्सीन 100 ईयर्स इन्होंने अभी अपने कंप्लीट किए हैं। BCG वैक्सीन 100 ईयर्स एंड काउंटिंग। आपने देखा BCG का है जो टीका है, बेसिल्स कालमेटिगुइन है। इसको बताइए कितने साल पूरे कर लिए हैं इसने? 100 साल पूरे कर लिए हैं। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं। वैसे क्लास का टाइम तो हो चुका है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आपको पढ़ाना है, पढ़ा दूं? एक क्वेश्चन और है, चलो जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पढ़ाते हैं आपको। हम देखते हैं WHO के बारे में जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में बहुत कुछ बताना है। इसने अभी एक भारत में एक्टिविस्ट को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया है। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया है भारत में कार्य करने वाली एक महिलाओं को, आशा कार्यकर्ताओं को मिला है। आशा महिलाओं को इन्होंने ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का अवार्ड मिला है। आशा महिलाओं को मिला है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड मिला है। आशा की फुल फॉर्म क्या है?
एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा की फुल फॉर्म याद कर लेना, पेपर में आ सकती है, कोई भी आपका एग्जाम जो है उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आशा की फुल फॉर्म क्या है? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। भारत में आप देख सकते हो कि छोटे आप जैसे पोलियो की वैक्सीन लगती है, आशा आशा कार्यकर्ताएं घर घर जाके पूछती हैं कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा तो नहीं है जो वैक्सीन लगाने से रह गया हो, उसे पोलियो की डोज दीजिए आप। मतलब हर चीज के बारे में इन्होंने डोर टू डोर संपर्क किया है भारत में। भारत में अगर पोलियो मुक्त हुआ है ना भारत, भारत पता है आपको 2014 में भारत क्या हो चुका है? पोलियो फ्री हो चुका है। अगर भारत को पोलियो फ्री किया है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान आशा आशा कार्यकर्ताओं का है। आशा की फुल फॉर्म क्या है? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। आप मुझे बताएंगे, एक बात, कुछ बातें मुझे बताएंगे, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कौन सी डेट को हुई है? यहां पर लिखा भी हुआ है वैसे इधर साइड में, 7 अप्रैल 1948। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। क्या 7 अप्रैल का दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। लेकिन इस दिन डॉक्टर डे नहीं मनाया जाता, ये स्वास्थ्य दिवस है, हेल्थ डे है। डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को होता है। आप मुझे बताएंगे होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? देखो भारत में मेडिसिन बहुत सारी प्रकार की होती है, आयुर्वेद भी होती है, होम्योपैथी भी होती है, एलोपैथिक भी होती है। आप मुझे बताएंगे होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाते हैं क्योंकि इस दिन हैनीमैन का जन्मदिन होता है। होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया? हैनीमैन। हैनीमैन ने किया है, इसीलिए इस दिन मनाया जाता है। आप मुझे बताएं आयुर्वेद दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? आयुर्वेद दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? चिकित्सा पद्धतियों की बात कर लेते हैं। ये धनतेरस वाले दिन मनाया जाता है क्योंकि इस दिन धन्वंतरी का जन्मदिन होता है, जो आयुर्वेद के जनक हैं। धन्वंतरी का जन्म, भगवान जो धन्वंतरी थे उनकी उम्र बताते हैं बहुत साल थी, वो बहुत साल जिए। ठीक है, तो उनका जन्मदिन जो है धनतेरस, दीपावली से 2 दिन पहले, तेरस वाले दिन होता है ना। धनतेरस का नाम सुना? धनतेरस, तो उस दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय ने ये शुरू किया है। हर साल ये डेट अलग अलग होती है। क्वेश्चन आता है कि इस बार आयुर्वेद दिवस कौन सी तारीख को मनाया गया? हर साल अलग अलग डेट होती है ये, तो आपने धनतेरस की जो तारीख है वो हमेशा याद रखनी है क्योंकि उस दिन आयुर्वेद दिवस होता है, वो हर साल अलग डेट में होता है। सैम्यूल हैनीमैन नाम बता रहे हैं होम्योपैथी के आविष्कारक, बस बिल्कुल सही, हैनीमैन मैंने आपको बताया। आप मुझे बताएंगे डब्ल्यूएचओ के भी नए अध्यक्ष बने हैं। डब्ल्यूएचओ के अभी नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेसस। डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेसस। इंग्लिश में नाम थोड़ा सा देख लेते हैं। डब्ल्यूएचओ चेयरमैन डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, ये हैं डब्ल्यूएचओ के चेयरमैन। डब्ल्यूएचओ के चेयरमैन का नाम है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेसस। याद हो गया आपको? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष हैं। पिछले 2 सालों से महामारियों का दौर चल रहा है, किसी देश में चल रहा है कोरोना, कोरोना के वेरिएंट चल रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ओमिक्रॉन, और कितने सारे वेरिएंट्स हैं। सबकी दवाइयाँ, सब वैक्सीनेशन बनी है, सारा इसकी देखरेख में हुआ है। और आप जानते हो कि डब्ल्यूएचओ में एक इंडियन भी कार्य करती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो बच्चे लाइव क्लास लगा रहे हैं। इसमें एक इंडियन भी कार्य करती है। डब्ल्यूएचओ में एक भारतीय महिला भी है, डॉक्टर टेड्रोस तो उसके चेयरमैन है। इसमें चीफ साइंटिस्ट एक इंडियन है, और डब्ल्यूएचओ की जो चीफ साइंटिस्ट है उसका नाम है सौम्या स्वामीनाथन है। सौम्या स्वामीनाथन, चीफ साइंटिस्ट डब्ल्यूएचओ। सौम्या स्वामीनाथन क्या है? डब्ल्यूएचओ में क्या है? चीफ साइंटिस्ट है, लिखा ही आ रहा है ऐसे ही, डिटेल चेक करने की जरूरत ही नहीं है।
सौम्या स्वामीनाथन WHO में क्या है, मुख्य साइंटिस्ट है। आप जानते हो सौम्या स्वामीनाथन को? सौम्या स्वामीनाथन जो है MS स्वामीनाथन की बेटी है, भारत में हरित क्रांति के जनक, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति लेके आए। अभी भी किसान आंदोलन होते हैं और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने के लिए आंदोलन किए जाते हैं। वो स्वामीनाथन की जो बेटी है सौम्या स्वामीनाथन, वैसे बच्चों की डॉक्टर है, पेडिट्रिशियन है। ये क्या है, पेडिट्रिशियन है। और ये क्या है, WHO में चीफ साइंटिस्ट है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अभी वैसे स्लाइड एक दो और रह गई है, लेकिन मैंने थोड़ा आपको मैक्सिमम पढ़ाने की कोशिश की। तो क्लास आपकी रोज 6:15 बजे रहेगी। आप इस लिंक पे 6:15 बजे जरूर आया कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को जरूर जरूर शेयर करना है आपने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, यही हमने आपसे कहा है। और इस वीडियो में मैंने आपको कुछ नहीं कहा। और आपको जो है ये जो PDF है, जो ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, जो PDF जो आपको पढ़ाई गई है, ये PDF आपको 2 भाई फ्री पढ़ाई नामक टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय। नीचे किसी को बुला लीजिए चैनल को। हाँ जी, सभी बच्चों को थैंक यू। सरोज थैंक यू, मोनिका, पायल चौधरी, MS चौधरी, नीतू चौधरी, अनामिका, राजेश कुमार, सतनाम संधू, हैप्पी, नीलम सिहाग, अनामिका, सबको थैंक यू। आप लोगों ने, आप इसे रजिस्टर को टॉपिक वाइज बनाना, रजिस्टर को, ताकि आप लोगों को GK लंबे समय तक याद रहे। आपको आज मैंने बताया कि हमेशा आप इसे टॉपिक वाइज लिखोगे तो इसे आप लंबे समय तक याद रखोगे। अगर आपने इसे वीडियो की सिर्फ देखा, मनोरंजन के लिए देखा है, तो ये नहीं याद रहेगा। आप इसे लिखिए, लिखने से ज्यादा याद होता है। आप इसे लिखिए। और सब बच्चे कह रहे हैं सर बहुत अच्छा था सेशन, थैंक यू।